नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत। और आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बजट स्तर पर। और बजट का स्तर जो कल शुरू किया गया, बजट सत्र में कल ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको लेकर के जहां एक और प्रधानमंत्री इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे अमीरों का बजट कह रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद में अगर हम देखें, एक नज़र डालें कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट से कई ज़्यादा उम्मीदें थी, वो किस हद तक खरी उतरी हैं या नहीं खरी उतरी हैं, इसके ऊपर आज आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे आंकड़े हम आप सबके सामने इस सत्र के माध्यम से रखना चाहेंगे जिसके कारण से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या शिक्षा का स्तर जो हमारे भारत में इस समय देखा जा रहा है, ये आगे की ओर बढ़ेगा या फिर ये मध्यम स्तर से लेकर के नीचे की ओर गिरने शुरू हो जाएगा फिर से। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इंडियन एजुकेशनल स्टेटस जो है वो अभी भी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं देखा जाता है, और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती है जिसके बारे में कहीं ना कहीं भारत सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी कोई उपलब्धि वाली बात नहीं कही जिसको देख करके हम ये समझ पाएं कि आगे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में भारतीय शिक्षा नीतियां आगे और सुधरेंगी या इतनी प्रबल हो पाएंगी कि वो विश्व स्तर पर आकर के कहीं खड़ी हो सकें, स्थिर दिखा सकें। अब इस पूरी चर्चा में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सबसे पहला जो रुझान था वो इस तरफ था कि कोविड महामारी के कारण आप सब जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन लर्निंग चल रही है और सबसे ज़्यादा स्कूल के जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप सोचेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे भी बहुत हद तक इससे प्रभावित हुए हैं और महामारी के कारण कई ऐसी एग्जामिनेशंस जो ऑफलाइन होनी चाहिए थी वो ऑनलाइन हो गए, और जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव स्केल जो है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। जहां आपकी कॉम्पिटेंसी की एक क्वालिटी डिग्रेडेशन हो रही है एट द हायर एजुकेशन लेवल, वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो स्कूल एजुकेशन हो रहा है। और स्कूल एजुकेशन की हम इसलिए ज्यादा जोर देकर बात कर रहे हैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन में हाल फिलहाल में ही 2 साल पहले कुछ ऐसी नीतियों के फेरबदल किए गए थे जिसमें सिलेबस से लेकर के जो स्कूल वर्किंग मॉड्यूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आया था। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा कही गई थी, कागजों में शुरुआत की गई थी जिसकी, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आई। अब क्योंकि कोविड काल चल रहा था तो कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर जो है हमारा शिक्षा का क्षेत्र जो है, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षण कर्मचारी हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा ले रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, इन सभी लोगों की नज़र जो थी वो इस बजट सत्र पर इसलिए भी टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग के बारे में ज़रूर बात की जाएगी और इसे एक बड़े पैमाने पर सामने रखा जाएगा, या कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो कोविड प्रोसेसिंग, लर्निंग प्रोसेसिंग है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी और उनके लिए कहीं ना कहीं कोई बजट रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। अब ऐसे में जहां हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, जहां शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है महामारी के इस दौर में, वहीं अगर हम भारत से बाहर की ओर नज़र डालें, अगर हम यूके की ओर नज़र डालते हैं, हम यूएस की ओर नज़र डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाहर के देशों में शिक्षा कहीं भी इस हद तक प्रभावित नहीं हुई कि बच्चे अभी भी घर में बैठे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत हद तक बच्चे जो हैं वो अपने स्कूलों को अटेंड कर रहे हैं, अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपनी ऑफलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं और अपनी ऑफलाइन क्लासेस के साथ में अपने स्कूल को सुचारू रूप से अटेंड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे उनकी कॉम्पिटिटिव लेवल एक तो इनोवेट हो रही है, क्योंकि ई लर्निंग का प्रोसेस जो है, स्मार्ट लर्निंग का प्रोसेस है, नो टच का जो प्रोसेस है वो एकदम से शुरू हो गया है ऐसी कंट्रीज़ में। और क्लासरूम लर्निंग की अगर हम बात करें तो क्लासरूम लर्निंग जो है वो टेक सेवी होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम उसको कंपेयर करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो जहां एक नई एजुकेशनल पॉलिसी शुरू की गई थी, एक नई एजुकेशन की कवायद शुरू की गई थी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात की गई थी, वो इम्प्लीमेंट होना तो दूर की बात है, जो
जो हमारे पास था, जिस प्रोसेस से हम टीचिंग लर्निंग कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होता हुआ नजर आ गया। लेकिन इस बजट सत्र में भी कहीं ना कहीं इस बजट में, इस नए 2022-23 के बजट में कोई भी ऐसी मेजर बजटिंग, कोई भी ऐसी मेजर एलोकेशन नहीं हुई स्कूल एजुकेशन को आगे और बढ़ाने में और उसे टेक सेवी बनाने में, या उस सारे लैब्स को खत्म करने के लिए कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन एलोकेशन नहीं की गई है जो इस महामारी के दौरान हमारी शिक्षा के स्तर को नीचे लेके जा चुका है। अब अगर हम बड़े पैमानों की बात करें तो अगर कहें कि हम नजर डाल रहे थे कि कोविड इंड्यूस्ड लर्निंग प्रोसेस की बात की जाए, उसके लिए कोई एलोकेशन की जाए, तो वो तो नजर नहीं आई। लेकिन अब कोई ऐसा की इम्प्लीमेंटिंग एजेंट भी नहीं रखा गया जिससे कि हम महामारी के इस नए दौर में कोई नया एक इक्विपमेंट या एक नया प्रोसीजर, एक नया डिवाइस ऑफ टीचिंग, जो पेडागॉजी ऑफ टीचिंग हमारी पहले की थी, ट्रेडिशनल पेडागॉजी थी, कहीं ना कहीं हम उस ट्रेडिशनल पेडागॉजी से भी डिरेल होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पे भी कोई नई इंप्लीमेंटेशन की इस बजट सत्र में भी बात नहीं हो रही है। अगर हम स्ट्रेंथनिंग की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कही निर्मला सीतारमण जी ने, और उसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी एजुकेशन को डिजिटाइज करने की बात करेंगे। देखिए, ई बुक्स पहले से अवेलेबल हैं। डिजिटाइजेशन की अगर आप बात करें तो आज कोचिंग सेंटर्स डिजिटल मोड से हर एंड्रॉयड फोन और iOS इक्विपमेंट्स के ऊपर बच्चों के हाथों में उपलब्ध हैं। तो आप किस डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है। और अगर आप स्ट्रेंथनिंग डिजिटल मोड्स की बात कर रहे हैं तो कितना बजट आपने एलोकेट करना चाहिए और कितना आपने किया है इस बजट के दौरान, तो ये देखने वाली बात होगी। अब डिजिटल मोड को स्ट्रेंथन करने की बात करें तो माननीय वित्त मंत्री ने सबसे मेजर जो इसमें एक कड़ी जोड़ी है, उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज को बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश की जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिसका कि अभी प्रपोजल उन्होंने दिया है। उन्होंने प्रपोज किया है कि भारत में ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो कि काम करे पूरे भारत क्षेत्र में। अब ये सोचने वाली बात है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है ये कैसे पूरे भारत में, पूरे भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को कनेक्ट कर पाएगी, यूथ को कनेक्ट कर पाएगी, कितना ही यूथ जो है वो इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से काम कर पाएगा, अपने घरों में बैठ के शिक्षा अर्जित कर पाएगा। अब इसके बारे में जो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है, जो संक्षिप्त में हम आपको इस समय बताना चाहेंगे, हम इसका एक क्रक्स आपको बताएंगे। ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये एम की गई है एक यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन देने के लिए और एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देने के लिए। अब जब आप डिजिटल मोड से पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज सेम एज डिस्टेंस लर्निंग। आप समझ रहे होंगे, स्टडी मटेरियल्स के थ्रू हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, लेकिन यहां डिजिटाइज्ड मटेरियल के थ्रू हम लर्निंग करेंगे। तो ये पर्सनलाइज्ड जो आप डिजिटाइजेशन के माध्यम से देना चाहते हैं वो सिमिलर होगी टू दी लोकल एप्स, लोकल लर्निंग एप्लीकेशंस, जैसे बायजूस है आपके पास अनअकैडमी है आपके पास, अपग्रेड है, इस तरह के जितने भी आपके छोटे छोटे ये हब्स बने हुए हैं, इसी तरह की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसके अंडर छोटे छोटे इसी तरह के हब्स काम करेंगे हर किसी सेंटर में। अब ये हब्स क्या काम करेंगे? ये हब्स आपको स्पोक मॉड्यूल के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो हब्स हैं, स्पोक मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स बनाएंगे, ऐसे मॉड्यूल्स तैयार करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट मटेरियल्स तैयार करेंगे जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल किए जाएंगे और ऑनलाइन ट्यूटर्स के माध्यम से ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप सब तक, आपके फ़ोन के माध्यम से, आपके डेस्कटॉप्स के माध्यम से, आपके स्मार्ट टेलीविजन के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इस तरह से एक बड़े डिजिटल नेटवर्क के थ्रू छोटे छोटे सब सेंटर्स या छोटे छोटे हब्स को कनेक्ट करने के बाद एक लंबे, एक बड़े, एक वाइड स्प्रेड डिजिटल आउटसेट के माध्यम से आप सब तक पहुंच पाएगी। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, ये जो आइडियोलॉजी इन लोगों ने सोची हुई है, हमारे वित्त मंत्रालय ने और हमारी शिक्षण विभाग ने, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, तो ये एक बहुत बड़ा एक बूंद साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड
it is implemented with the proper technical know-how and a proper technical networking system. अब ये देखने वाली बात होगी, वेट एंड वॉच स्टोरी होगी सबसे पहले तो ये कि क्या ये प्रपोजल थ्रू हो पाता है हमारे पार्लियामेंट सेशंस के दौरान या नहीं हो पाता है, और अगर हो जाता है तो किस हद तक टेक्निकल इक्विपमेंट और किस हद तक टेक्निकल नो हाउ और किस हद तक का टेक्निकल स्किल जो है वो इस डिजिटल यूनिवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करने में, इन हब्स को चलाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर पाएगी। तो इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप एक और राह जरूर देखती हुई नजर आते हैं कि ये एक राह दे रहा है एक नई एम्प्लॉयमेंट की ओर, एक टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट की ओर। जो लोग हमारे ऐसे हमारे ट्रेनिंग हासिल करके स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, जो टेक्निकल नो हाउ के साथ जुड़ा हुआ है, नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है, ई लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है, टेक्निकल एजुकेशनल इक्विपमेंट्स और स्मार्ट लर्निंग के स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से नजर आती हैं। क्योंकि अगर हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में इस तरह का एक हब खुलेगा तो जाहिर तौर पर वहां पे लोकल स्किल्ड मैन पावर जरूर भारत सरकार को चाहिए होगी इस डिजिटल यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में। अब इसके माध्यम से एक और जो इन्होंने बात कही है यूनिवर्सल एजुकेशन की, तो इसी के दौरान अगर जब आप ऑनलाइन होते हैं, इट इज ऑल द मोर सिमिलर लाइक एक 2020 में एक प्रपोजल दिया गया था भारत सरकार की ओर से ही कि जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन मोड से किए जाएंगे। बाहर की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी भारत की और बाहर की वर्ल्ड वाइड, उनको चयनित किया गया था और उनमें से एक शॉर्ट डिग्री कोर्सेज करवाने की बात की गई थी। एक प्रपोजल शुरू किया गया था जिसके तहत काफ़ी बच्चों ने हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त करके इस ऑनलाइन मोड से, इस तरह के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बाहर जाकर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी हासिल की और बाहर इस समय अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूंद साबित हो सकता है अगर इस तरह की एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बन जाती है। क्योंकि अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात होती है, अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात होती है, इस तरह के टेक्निकल हब्स को सेटअप करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आप जब टीचर एजुकेशन देंगे तो उसमें भी आपको टेक्निकल नो हाउ देना पड़ेगा अपने वुड बी टीचर्स को, और इस तरह से आपकी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें आपकी टेक्निकल एंड आईटी लर्निंग का सेक्टर जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और बहुत ज़्यादा इस तरह से आपके पास जो टीचिंग फैकल्टी है आपकी वो बहुत ज़्यादा और सजग हो सकती है, क्रिएटिव हो सकती है, इनोवेटिव हो सकती है और इट कैन बी मोर स्किल्ड नाउ। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोकेटेड नेटवर्क हब्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि रिमोटली नेटवर्किंग भी की जाएगी। रिमोटली नेटवर्किंग में यहाँ इनका ये मतलब है कि रिमोट एरियाज़ में भी, जिस तरह से आप अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें इग्नू के कोर्सेज़ की, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी रूरल बेल्ट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। तो अगर इस तरह के डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है, तो इस तरह का डिजिटल हब एक शुरू हो जाता है रिमोट एरिया में, तो जाहिर तौर पर हमारा रूरल बेल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली साउंड होता हुआ नजर आएगा। अब एलोकेशन की बात करते हैं। अगर इतने बड़े पैमाने की एक बात सामने रखी जा रही है, इतने बड़े पैमाने पे एजुकेशन सेटअप एक बनाया जा रहा है, एक आप हिसाब लगाएं तो एक नेशन वाइड नेटवर्किंग की बात की जा रही है, तो उसके लिए जाहिर तौर पर आपको बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। और यहाँ बजट की अगर हम बात करें, बजट एलोकेशन ई लर्निंग, डिजिटल इंडिया ई लर्निंग इम्प्लीमेंट की गई थी और ये 2 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी और इसके माध्यम से पहले हमारे 2021 और 22 के बजट में 645 करोड़ रुपए की जो एक रकम है, ये लागत जो है ये इन्होंने डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के लिए फिक्स कर दी गई थी और ये दे दी गई थी, एलोकेट की गई थी। लेकिन
अब अगर आप डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका डिजिटल ई लर्निंग इंडिया प्रोग्राम जो है वो अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगनी है अभी और भी, और कोविड के दौर को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देने हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने हैं, तो ये स्टडी मटेरियल ऑनलाइन करना है सारा अवेलेबल। तो इसमें डिजिटल ई लर्निंग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एलोकेशन के बावजूद भी इम्प्लीमेंट होना है ये सारा जितना भी आपका एलोकेटेड बजट रहा है पिछला। अब अगर आप नए बजट की बात करते हैं तो अब अगर आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी भी सेटअप करनी है, नेशन वाइड नेटवर्किंग देनी है, तो उसमें आपको जाहिर तौर पर ज़्यादा बजट देना चाहिए था। लेकिन यहाँ अगर बजट की बात की जाए तो यहाँ रिड्यूस कर दिया गया है। इस बार डिजिटल इंडिया ई लर्निंग की जो कंपोनेंट है उसमें 421 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो 421 करोड़ की जो ये बजट एलोकेशन है ये दी गई है डिजिटल इंडिया ई लर्निंग में। और वहीं आप ये भी बात कह रहे हैं कि आप एक नेशन वाइड नेटवर्किंग के माध्यम से डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अब एक और बात इसमें जुड़ती है, इसमें जुड़ता है समग्र शिक्षा प्रोग्राम। ये जो डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कंपोनेंट है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी समग्र शिक्षा। अब ये समग्र शिक्षा जो है ये स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, सीधे तौर पर स्कूल एजुकेशन के स्फेयर को टैकल करती है और उसको केयरटेक करती है। अब इसमें एलोकेशन 93,224 करोड़ का एक बजट एस्टिमेट 2021-22 में दिया गया था और ये 1,04,000 करोड़ रुपए तक इस बार के लिए अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन ये बजट एस्टिमेशन जो है ये मेजरली आपकी समग्र शिक्षा को आगे और एनरिच करने के लिए दी गई है। अब ये 1,04,000 की जो 4,000 करोड़ की जो लागत है, इस 1,04,000 करोड़ की लागत में आप डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे और आप समग्र शिक्षा में स्कूल एजुकेशन सेक्टर को भी वाइडन अप करेंगे, उसको टेक सेवी बनाएंगे और उसको ई लर्निंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब ये सोचने वाली बात होगी कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें समग्र शिक्षा की ही अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन सेक्टर आपको पता है कि नेशन वाइड सेक्टर है और नेशन वाइड सेक्टर इसका आउटरीच बहुत ज़्यादा है और इसका इनटेक भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की ही बात करेंगे तो जितने हमारे प्रदेश हैं, जितने हमारे ज़िले हैं, जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे नेशन वाइड, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 3 ही गवर्नमेंट स्कूल्स लगा करके चलेंगे तो हर गवर्नमेंट स्कूल में समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत आपको कुछ बजट एलोकेशन देनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर इस महामारी के समय पे जब आप ये कह रहे हैं कि आपका रूरल बेल्ट जो है, आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस महामारी के कारण, क्योंकि ये ऐसे परिवारों से जुड़े हुए हैं जहां एंड्रॉयड फोन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं घर में, स्मार्टफोन्स कम हैं और इस तरह की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को देखते हुए कि नेटवर्किंग अवेलेबल है या नहीं है, किस एरिया में वो रह रहे हैं, क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं इस डिजिटल लर्निंग को या नहीं, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको अगर आप ध्यान में रखें तो समग्र शिक्षा के अंदर इनको भी जोड़ना पड़ेगा। और अगर समग्र शिक्षा की बात करें तो इसको एनमार्क किया गया है, एयर मार्क कर दिया गया है और ये अब 2021-22 का अगर हम इसका बजट देखें तो 31,050 करोड़ रुपए था और अब 2022-23 के इस बजट में इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है और 37,383 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। अब अगर आप 1,04,000 के करोड़ की बात करेंगे उसमें से अगर आप 37,383 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा के लिए डाल रहे हैं, फिर उसमें आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की और नेशन वाइड नेटवर्किंग की भी बात कर रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपका डिजिटल इंडिया ई लर्निंग प्रोग्राम जो है आप उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क साबित हो सकता है अगर इसे एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं किया गया या इसमें कोई भी देरी हुई इम्प्लीमेंटेशन में। तो फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो कहा है कि 1 क्लास 1 चैनल,
की बात हुई है। और ये इनिशिएटिव जो है ये ऑलरेडी लिया जा चुका है और 2 साल पहले ही इसे शुरू कर दिया गया था और पीएम ई विद्या के नाम से ये जाना जाता है ये प्रोग्राम पूरा। और इसके माध्यम से दूरदर्शन के चैनल्स पर और डीटीएच के कुछ प्राइवेट चैनल्स पर और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो है बच्चों को हर क्लास के लिए शिक्षा दी जाती है। इस कोविड महामारी के दौरान भी इस तरह के कई लर्निंग ई विद्या प्लेटफॉर्म्स जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की तरफ से ये चलाए गए हैं और बच्चों को इसके माध्यम से हर क्लास की जो शिक्षा है, स्टडी मटेरियल है, उनका सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश की गई है। अब इसमें जो बहुत बड़ी बात कही गई है, अभी तक ये 12 चैनल्स पर चल रहा है, इसे बढ़ाने की बात की गई है और 12 से सीधे 200 चैनल्स पर इसको अपग्रेड करने की बात की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह के ये जो 1 क्लास 1 चैनल प्रोग्राम चल रहा है ई विद्या, पीएम ई विद्या के अंडर, इस पीएम ई विद्या को और बढ़ाया जाएगा और इसको 200 चैनल्स पर चलाया जाएगा। तो आप 200 चैनल्स के माध्यम से अगर ई लर्निंग देते हैं तो ये स्कूल एजुकेशन और स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा बूंद साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन टाइम। जितनी ज़्यादा हमारी सरकार इन चीज़ों को, इन बजट्स को एलोकेट करके इम्प्लीमेंट करने में देरी लगाएगी, उतना ज़्यादा हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल क्वालिटी डिग्रेड होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल आपकी इस एजुकेशन से रिलेटेड बजट एलोकेशन की जानकारी के साथ मुझे और कमल जी को दीजिए इजाज़त। कमल सिंह और बिंदिया न्यूज़ बज़ के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद।